नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाला आपने वीडियो देखा जो था यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर, ठीक है। नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर, ठीक है। कि इंडिया में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं ये देखने वाले। साथ ही साथ चूंकि हमने यूएसए के प्रेसिडेंट की प्रोसेस पे भी वीडियो बनाया तो दोनों को कंपेयर भी करेंगे किस प्रकार से हम उनसे डिफरेंट है। साथ ही साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, तो काफी कंट्रोवर्सी का ये विषय रहा है कि क्या अब जम्मू कश्मीर भी भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसको भी स्पष्ट करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इससे पहले हम बात करूं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस प्रकार से होता है, उसकी प्रोसेस को लेकर बात करूं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है उसमें होनी चाहिए, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो एलिजिबिलिटी को लेकर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो है वो तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। पर यहाँ पे एक बात आती है कि क्या वो बाय बर्थ होना चाहिए, तो नहीं। ये तो यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको जन्म से नागरिक होना चाहिए, परंतु भारत में अगर आपका जन्म भारत में नहीं भी हुआ है पर भी आप अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आप राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एज लिमिट को लेकर बात करूं तो 35 वर्ष की आपने आयु पूर्ण कर ली हो। साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आप में होनी चाहिए। जो योग्यता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए होती है वही इसके लिए भी होनी ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु अगर किसी राज्य के गवर्नर है ऐसी स्थिति में उसको प्रॉफिट का पद नहीं माना जाता, आप खड़े हो सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ और बदलाव किए गए, जैसे आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए जब आप नामांकन करने जाते हैं। साथ ही साथ 50 अनुमोदक भी होने चाहिए, ठीक है। और ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये होने चाहिए आपके या तो एमएलए हो, है ना, या फिर वो एमपी हो, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको 15,000 मतलब जमा करने होते, वो इसीलिए ताकि कहीं ना कहीं जो मान लीजिए कि कोई भी आम आदमी खड़े हो जाए और मैं कहूँ कि नहीं मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, तो उन लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, ठीक है, और ऐसे लोगों का कंपटीशन कम करने के लिए बस ये किया गया है। और अगर ये जो राशि जमा की जाती है, अगर आप 1.6% 1/6% वोट प्राप्त नहीं करते, जितने वोट होते हैं कुल, है ना, तो आपकी ये जो राशि वो जब्त कर ली जाती है, आपको वापस नहीं दी जाती, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बात करते हैं ना, मतलब जो निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। मतलब हमने जिसको चुना है वो जाके फिर राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। तो जानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर आते हैं। सबसे पहले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, मतलब जो संसद के दोनों सदन है, ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनको चुना गया, जिन्होंने चुनाव लड़ा है और बने, उनको जो इसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ नॉमिनेटेड सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता दोस्तों, ठीक है। मतलब जिन्हों को नामांकित किया जाता है उनको शामिल नहीं किया जाता। सीधी सी बात है, जो नामांकित होकर करेगा उनको वो वोट नहीं देंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के देखते हुए किया गया है, ठीक है। साथ ही साथ जो राज्य की विधानसभाएं होती है उसके भी निर्वाचित सदस्यों को इसमें क्या दिया जाता है, प्रावधान दिया जाता है, वही इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पर भी नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे वो भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी ऐसी जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां की विधानसभा इसमें भाग लेती है। आइए दोस्तों बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या जम्मू कश्मीर को इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबरशिप देनी चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो अभी एक छात्र ने इसके लिए क्या किया था, आरटीआई लगाया था, ठीक है, और ये जानने की कोशिश की थी क्या जम्मू कश्मीर अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है, जवाब यही आया कि आर्टिकल 54 देख लीजिए। चूंकि आर्टिकल 54 में जम्मू कश्मीर के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जिस प्रकार से 70 मतलब 17वां संशोधन किया गया था इन 1992 में, ठीक है, और दिल्ली और पांडिचेरी को जोड़ा गया था, उसी प्रकार यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और अमेंडमेंट किस प्रकार से होगा, तो 2/3 की मेजोरिटी आपको चाहिए होगी, विशेष बहुमत चाहिए होगा। साथ ही साथ 50 से अधिक राज्य के भी हामी होनी चाहिए, वो भी कहना चाहिए ठीक है आप जम्मू कश्मीर को ऐड कर लीजिए। अब बात करते हैं कि भाग कौन कौन लेता है, मतलब कि जो हमने ये तो देख लिया कि मैं जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज उसमें कौन कौन आते हैं, पर यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे एमएलए आते हैं और एमपी आते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों कि एक एमपी है तो उसका एक मत का मूल्य होगा। जिस प्रकार से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते तो क्या करते हैं, आप एक वोट देते हैं, आपका एक ही वो काउंट किया जाता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो एमएलए होगा, है ना, उसके मत का मूल्य निकाला जाएगा। साथ ही साथ जो एमपी होगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उसके भी मत का मूल्य निकाला जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं। जो एमएलए मतलब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो किसी ना किसी राज्य से तो होगा ही। मान लीजिए एमपी के किसी एमएलए के मत का मूल्य निकालते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ की जनसंख्या देख लीजिए कितनी है, 7 करोड़, ठीक है। सबसे पहले उसकी जनसंख्या देखी जाती है, फिर यह देखा जाता है कि वहां पर विधानसभा की सीट कितनी है। यहाँ पर 230 है,
साथ ही साथ उसको 1000 से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इस प्रकार जो भी संख्या आ जाएगी वो होगा एमपी के एक एमएलए का मत का मूल्य। अब एमपी के जितने भी एमएलए होंगे सभी के मत का मूल्य इसी प्रकार से होगा। अगर यूपी का निकालना है, आपको छत्तीसगढ़ का निकालना है, तो आप क्या करिए, वहां की जनसंख्या रखिए, वहां की पॉपुलेशन जितनी है, वहां की विधानसभा की सीट कितनी है, और उसमें इंटू आपको कर देना किसे 1000 से। जो भी निकल जाएगा वो होगा वहां के जितने भी एमएलए होंगे, है ना, सबके मत का मूल्य वही होगा। ठीक है, जितना भी निकलेगा। ये हो गया एमएलए। अब एमपी की बात करते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। तो सीधी सी बात है कि जो मैंने एक्स निकाला है वो एमपी के एक एमएलए का क्या है, मत का मूल्य। इसी प्रकार से अगर पूरे एमपी के मत का मूल्य निकालना है, मतलब पूरे एमपी के एमएलए के मत का मूल्य निकालना है, तो इसमें इंटू आप क्या कर दीजिए, आपका जो भी होगा वो निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से सीजी का भी होगा, इसी प्रकार से यूपी का भी होगा, एमएच का भी होगा, हर जगह का होगा। अब ये पूरे स्टेट को जोड़ लीजिए और जो भी निकल कर आता है ना, जो भी निकल कर आता है अपॉन ये देखा जाएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुल कितने। इसमें आप लोकसभा को भी ऐड करिए प्लस राज्यसभा को भी ऐड करिए, और जो निकल कर आता है ना, मतलब पूरे हमने देख लिया कि पूरे एमएलए जितने भी एमएलए पूरे स्टेट के, उसको उनके मत का मूल्य हमने यहाँ पर ऐड किया। अपॉन में हमने ये देखा कि एमपी हमारे पास कितने हैं, है ना, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा को ऐड किया और डिवाइड कर दिया, तो जो भी निकल कर आता है, मान लीजिए जो भी निकल कर आता है वो क्या होगा, एमपीस के मत का मूल्य होगा। इस प्रकार से एमएलए और एमपीस के मत का मूल्य निकाला जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्रोसेस को लेकर। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति, है ना, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। ठीक है, और ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पूरी प्रोसेस होती है, इसके द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। समझते हैं किस प्रकार से वोटिंग की जाती है। सबसे पहले वोटिंग को समझते हैं कि वोटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आप क्या करते हैं, आप वोटिंग करने के लिए क्या करते हैं, आप जैसे ये मान लीजिए आपको एमपी एमएलए चुनना है, तो आप कैसा करते हैं, एबीसी आपको 3 प्रेफरेंस दी हुई, आप जिसको मत देना है उसको आप टिक कर लेते हैं। मान लीजिए बी को देना, बी को कर लिया, सी को देना, सी को कर लिया, डी को करना, डी को कर दिया। पर आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि एबीसी 3 को चुनना है ना, आपने जिसको चुनना था उसको आपने चुन लिया। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको किसी एक बंदे को वोट नहीं देना है, पर्टिकुलर एक बंदे को वोट नहीं देना, यहाँ पे आपको सभी को देना है, अपनी प्रेफरेंस देनी है आपको। ठीक है, मान लीजिए ये बैलेट पेपर है, इसमें क्या किया, मान लीजिए 4 कैंडिडेट है ए बी सी डी, है ना, यहाँ पे आपने मान लीजिए ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, यहाँ पे बी को सेकंड दी है ना, यहाँ पे इसको फोर्थ दी है, यहाँ पे इसको थर्ड दी। इसी प्रकार से एक और बैलेट पेपर है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे भी एबीसीडी होगा, मेंबर नेम है, कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आपने इसको दिया फर्स्ट, इसको दिया सेकंड, इसको दिया थर्ड, इसको दिया फोर्थ। अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता कि आपको सभी को वोटिंग करनी है, आप एक को देकर भी छोड़ सकते हैं, बट हाँ आप देना चाहे तो सभी को अपनी अपनी प्रेफरेंस के अनुसार मत दे सकते हैं। ये तो वही वोटिंग की बात। अब यहाँ पे एक कोटा भी होता है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको यूएसए में बताया था कि यूएसए में एक कोटा चलता है ना, उसी प्रकार से इंडिया में भी चलता है। इस कोटे के अनुसार क्या होता है कि जो कुल वैध मत है, मतलब जितनी भी पूरे वोट है, उन वोट का 50% प्लस 1, उनके 50% से भी एक वोट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मान लीजिए 100 वोट है, अब 100 वोट में से 51 वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे, कुल वोट है, कुल वोट का 50% प्लस 1, इतना आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि काउंटिंग किस प्रकार से होती है, गिने किस प्रकार से, मत की काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो हमने देखा कि वोट डाले किस प्रकार से आते हैं, अब देखते हैं काउंटिंग किस प्रकार से होती है। 4 बंदे खड़े थे अपने, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऐसा मान लीजिए कि 100 वोट है पूरे, एज एग्जाम्पल लेके चल रहा ताकि आपको समझ में आए, है ना। इसमें से मान लीजिए 40 वोट इनने ले लिया, इस बंदे ने 30 ले लिया, 70 हो गए, इसने 20 ले लिया, इसने 10 ले लिया। यहाँ पे आप समझ सकते हैं किसी को भी कोटा प्राप्त नहीं हुआ, मतलब 51% वोट किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था अगर 100 है तो 51 वोट तो चाहिए थे, यहाँ किसी को भी प्राप्त नहीं हुई, आप देख सकते हैं साफ साफ। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो सबसे लास्ट वाला मेंबर होता है, मतलब जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं, उसको यहाँ पे हटा दिया जाता है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 10 बंदों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दी थी, इन 10 बंदों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दी थी, पर इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस भी तो किसी को दी होगी। अब सेकंड प्रेफरेंस किसको दी होगी, मान लीजिए ये वो बंदा था, है ना, जिसने डी को फर्स्ट दिया था। अब हो सकता है उसने ए को सेकंड दिया होगा, थर्ड दिया होगा और फोर्थ दिया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने ए को सेकंड प्रेफरेंस में दिया है, तो ये ऐसे पूरे 10 बंदों के देखे जाएंगे वोट,
जो बैलेट पेपर होगा, इन पूरे 10 बंदों के बैलेट पेपर देखे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि उसने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी है, सेकंड स्थान पर उसने किसको रखा है। ठीक है, अब जब सेकंड स्थान पे किसको रखा है ये देखा जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कोई ना कोई तो रखा ही होगा। मान लीजिए इस 10 में से उसने 5 पे ए को रखा था और मान लीजिए उसने 5 पे बी को रख दिया था। ठीक है, 5 ऐसे थे जिन्होंने ए को रखा था सेकंड प्रेफरेंस पे, 5 ऐसे थे जिन्होंने बी को रखा था सेकंड प्रेफरेंस पे। अब 5 यहाँ ऐड कर दीजिए, मतलब ये हो गया 45, यहाँ 5 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 35। डी का तो खत्म है काम, है ना, डी से आपको कोई लेना देना नहीं है, डी को हटा दिया जाएगा। पर यहां पर भी देखिए, यहां पर भी इन्हें 45 और इसने 35, मतलब यहां पर भी किसी ने 51% अभी तक नहीं लिया, मतलब अभी भी कोटा किसी ने पार नहीं किया। ऐसी स्थिति में भी किसी को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता यहां पर कि यहां पर कोई 51% मान लीजिए ये चल जाता तो इसको विनर घोषित कर दिया जाता, पर अभी विनर घोषित नहीं हुआ क्योंकि 51% वोट प्राप्त नहीं किए। अब क्या होगा, ये सी को हटाया जाएगा, यहाँ से सी को हटाइए। सी को हटाते हुए हम ये देखते हैं कि यहां पर एक्चुअली में लग तो ऐसा रहा है कि ये बंदा जीत रहा है ना, बट मान लीजिए कि इस 16 में से, अब यहां पे भी देखी जाएगी सेकंड प्रेफरेंस किसने दिया है, इस 20 में से 16 बंदों ने फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस बी को दी है। मान लीजिए 16 ने सेकंड प्रेफरेंस बी को दी है, 4 ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस मतलब सेकंड स्थान पे केवल 4 ने किसको रखा है, ए को रखा है। अब आप यहां समझ सकते हैं कि 16 वोट किसके बी के खाते में जुड़ जाएंगे, आप यहां 8 कर दीजिए, 51 हो गया, यहाँ ओनली 4, ये 49 हो गया। अब आप यहां समझ सकते हैं कि 51 इस बंदे ने प्राप्त कर लिया तो ये विनर हो गया। ठीक है, ये जीत गया। एकदम सिंपल प्रोसेस होता है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम ही किसी ने 51% प्राप्त कर लिया, अगर मान लीजिए पहले ही यहां पर ही 51 हो जाते तो ये जीत जाता, सेकंड बार में अगर यहां पर 51 हो जाते तो ये जीत जाता, थर्ड काउंटिंग की गई यहां पे इसके 51 हो गए तो ये जीत गया। इस प्रकार से काउंटिंग की जाती है, इस प्रकार से वोट को गिना जाता है। तो अब आप समझ गए कि किस प्रकार से होती है काउंटिंग। ठीक है, इस प्रकार से चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति। अब यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों कि अगर कोई विवाद हो जाए, अगर जो हारा है वो बंदा ये कहे कि नहीं एक गलत तरीके से हुआ है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट तो है ही, वो सुनवाई करता है और वो ये देखता है कि क्या गलत तरीके से हुआ है ना। तो अगर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई भी विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो ये था इस वीडियो का एंड, धन्यवाद।